और सबसे पहले इस वक्त में बात होगी वक्फ कानून पर सुप्रीम बहस की। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले को सुन रही है। याचिकाकर्ताओं में असदुद्दीन ओवैसी और अरशद मदनी भी शामिल हैं। सरकार की ओर से SG तुषार मेहता तो याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें पेश कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि बताया कि कोर्ट ने 3 मुद्दे चिन्हित किए थे। हमने इन 3 मुद्दों पर अपना जवाब दाखिल किया था। हालांकि याचिकाकर्ता के लिखित बयान अब कई अन्य मुद्दों से आगे निकल गए हैं। मेहता ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि इसे केवल 3 मुद्दों तक ही सीमित रखा जाए। ये 3 मुद्दे वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने, केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्ति की जांच का अधिकार देने से संबंधित है। कपिल सिब्बल ने कहा कि तत्कालीन CJI ने कहा था कि हम मामले की सुनवाई करेंगे और देखेंगे कि अंतरिम राहत क्या दी जानी चाहिए। अब हम 3 मुद्दों तक सीमित नहीं रह सकते, पूरे मुद्दे की सुनवाई की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान सिब्बल से पूछा कि क्या पहले रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण की अनिवार्यता थी, आवश्यकता थी। इस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि यह थी, लेकिन पंजीकरण न कराने पर कोई परिणाम नहीं था। जिस पर CJI ने कहा कि 2013 में वक्फ के पंजीकरण का प्रावधान था, लेकिन गैर अनुपालन के लिए मुतवल्ली को हटाने के सिवाय कोई परिणाम नहीं दिया गया था। हम इसको रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। इसी तरह ASI द्वारा संरक्षित स्थलों को लेकर सिब्बल की दलील थी कि इससे धर्म का पालन करने का अधिकार प्रभावित होता है। अगर वो ASI के अंतर्गत में आता है और उससे वक्फ को का जो दर्जा है वो छीन लिया जाता है, तो इससे उनका पूजा करने का अधिकार प्रभावित होता है और वक्फ के छीने जाने के बाद वे वहां जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते, उनका धर्म का अधिकार प्रभावित होता है। इस पर CJI ने पूछा कि क्या इससे सचमुच धर्म का पालन करने पर रोक लग जाती है? क्या आपको वहां जाकर प्रार्थना करने से रोका जाता है? CJI ने साफ पूछा कि मैंने हाल में खजुराहो का दौरा किया था। पुरातत्व के संरक्षण में अभी भी वहां मंदिर हैं और सभी भक्त वहां जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर बहस जारी है। इससे पहले केंद्र ने 17 अप्रैल को कोर्ट में आश्वासन दिया था कि 5 मई तक वो ना वक्फ संपत्तियों जिसमें वक्फ बाय यूजर शामिल है को गैर अधिसूचित किया जाएगा और ना ही केंद्रीय वक्फ परिषद या बोर्डों में कोई नियुक्ति की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से यह भी आग्रह किया था कि बिना सुनवाई के कानून पर रोक न लगाई जाए। केंद्र ने अपनी 1332 पेज की प्रारंभिक हलफनामे में कहा है कि 2013 के बाद वक्फ संपत्तियों में 116% की वृद्धि हुई है, जिसे रोकने के लिए संशोधन जरूरी था। बड़ा सवाल है कि वक्फ के तहत आने वाली 33 लाख एकड़ जमीन का संचालन क्या कुछ परिवार और मुतवल्लियों के हाथ में सौंप दिया जाए? अगर सरकार कानून बनाकर इसे पारदर्शी और जवाबदेह बना रही है, तो इससे किसी को दिक्कत क्यों हो रही है? तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, ताज़ा अपडेट्स लेने के लिए हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ हमारे साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। और फोन पर विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं। विकास, किस तरह से बताएंगे, क्या कुछ दलीलें रखी जा रही हैं, किस तरह ये मामला आगे बढ़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में? आप इस मुद्दे को लगातार कवर करते रहे, क्या जानकारी देंगे? बिल्कुल निखिल, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आज सुबह जो शुरुआत हुई बहस की वो इस बात को लेकर के हुई कि क्या बहस केवल 3 मुद्दों तक सीमित रहनी चाहिए, क्योंकि अब याचिकाकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि वो केवल तीन प्रावधानों को, जिन पर कि खुद केंद्र ने कहा था कि वो फिलहाल अमल नहीं करेगा, वहां तक सीमित रहेंगे या वो पूरे एक्ट को ही चुनौती देंगे। तो इसका विरोध भी किया गया केंद्र सरकार की ओर से। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये कोर्ट के प्रति एक अनफेयर रवैया है याचिकाकर्ताओं का। बहरहाल कोर्ट ने अनुमति दे दी और वो अब सभी विषयों पर अपनी बात रख रहे हैं। कानून के जिन जिन प्रावधानों पर
याचिकाकर्ताओं को आपत्ति है। कपिल सिब्बल सुबह से बहस कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो सीधे सीधे एक न केवल आर्टिकल 25-26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए मामले हैं, बल्कि एक प्रावधान जो ये कहता है कि अगर धर्मांतरण करके कोई मुस्लिम बनता है तो वो 5 साल तक अपनी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कर सकता। ये सीधे सीधे व्यक्तिगत अधिकारों में हस्तक्षेप है किसी के। ये सारी दलीलें कपिल सिब्बल की ओर से दी जा रही हैं। और निखिल, सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये अभी जो पूरी बहस और ये जो पूरी कवायद चल रही है, ये केवल अंतरिम व्यवस्था के लिए है। इसीलिए इसमें जो कुछ कहा जा रहा है और उसका जो आउटकम होगा वो भी अंतिम नहीं है, क्योंकि इसकी मेरिट पर जब सुनवाई होगी पूरे एक्ट को लेकर के, तो वो एक अलग तरह की सुनवाई होगी, संवैधानिक प्रावधानों पर होगी। लेकिन फिलहाल अंतरिम व्यवस्था क्या दी जाए उसको लेकर के बहस जारी है और वो बहस आज ही पूरी हो जाने की पूरी उम्मीद है। कपिल सिब्बल जैसे अपनी बात खत्म करते हैं, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल अपनी बात उसके बाद रखेंगे, क्योंकि आप देखें कि बदलाव ये है कि मुद्दे बढ़ गए हैं, तो मुमकिन है कि कोर्ट दोनों पक्षों को ये भी मौका दे कि वो अपने रिटन सबमिशन भी, कुछ अतिरिक्त सबमिशन देना चाहते हैं तो वो भी दाखिल करें और उसके बाद एक अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से लेगा। जी बिल्कुल। तो इस मुद्दे पर इसको सीधे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि आज कोई अंतरिम आदेश या तो आ सकता है, पारित हो सकता है, या उसको कोर्ट सुरक्षित रख सकती है। विकास, आपके पास आएंगे थोड़ा इसके अगर हम दूसरे पहलुओं की भी बात करें, विनोद जी, अगर हम आपसे समझना चाहें कि अगर सरकार किसी मुद्दे पर कानून बना रही है और कह रही है कि पारदर्शी इसको बनाना चाहते हैं, जवाबदेह बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अगर इस पर कुछ लोगों का जो एकाधिकार था वो खत्म हो, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? निखिल, अभी जो बहस है, सुप्रीम बहस जो वक्फ के संशोधन अधिनियम पे जो बहस चल रही है, उस पर अगर मोटी मोटी तरह से अगर इस बात को समझे तो आज सीजेआई का जो ये सवाल है कि भाई आप एक संवैधानिकता की बात जहां आती है उसमें आपको एक ठोस पहलू और ठोस आधार की बात करनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आप वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती दे रहे हैं, उसमें आर्टिकल फंडामेंटल आर्टिकल 25, 26, 27, 30 जो भी आप उसमें लगाना चाह रहे हैं आप दे रहे हैं और उस तरह से इसको चैलेंज करके आप इसको गैर कानूनी बता रहे हैं, गैर संवैधानिक बता रहे हैं, तो आपको तर्क के साथ में, ठोस सबूत के साथ में आना होगा। ये बात कम से कम सीजेआई ने एक तरह से साफ कर दिया है। मसला, जब आप ये सवाल आपने अभी रिपोर्ट में विकास जी से पूछा था, तो सवाल ये है कि ये सवाल कोई भी पूछ सकता है कि क्या इस देश में सिर्फ 10 साल में 122% वक्फ की जमीनें की वृद्धि हो गई? ये वक्फ की जमीनें कहाँ से आई? किस दानकर्ता ने वक्फ को अल्लाह के नाम से ये सारी जमीनें दान कर दी थी? ये सवाल तो उठेगा, क्या वक्फ के जो एक्ट में 1954 से लेके और कई संशोधन हुए हैं उसमें रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता दी गई है, तो क्या वक्फ के अधीन जो रिकॉर्ड में दर्ज है 33 लाख एकड़ जमीन, उसमें कितने जमीनें वक्फ के रिकॉर्ड में इसको रजिस्टर्ड माना जाए? अब ये सवाल जब आप उठाते हैं और उसको एक फंडामेंटल राइट, उसमें मौलिक अधिकार जोड़ते हैं, पूजा का अधिकार, उपासना का अधिकार, तो सीजेआई ने तो साफ साफ ये बात कही कि अगर ऐसे की संरक्षित कोई चीज़ है तो क्या आपको वहाँ से रोका जा रहा है कि आप वहाँ पे मत जाइए? उन्होंने अपना खुद एक एग्जाम्पल दिया है। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए कि ये जो तर्क गढ़े जा रहे हैं, कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंह भी हो, सारे टॉप वकील हैं जो वक्फ के ये विरोध में जो उतरे लोग हैं, संशोधन के विरोध में उतरे लोग हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं। उनका अपना पॉलिटिकल मिलेज क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन सवाल सीधा है कि आज जब रजिस्ट्रेशन के सवाल पे, आज जब उसके पूजा के अधिकार पे, ये सारे चीज़ों का सवाल जब उनसे पूछा जाता है तो गोलमोल जवाब देते हैं। और यही गोलमोल जवाब देके इतने वर्षों से वक्फ के नाम पर एक ब्लफ भारत में लोगों के सामने में रखा गया था। ये कुछ मुतवल्लियों का एक तरह से आप ये कहें कि ये इतना बड़ा एक संचालन है जिसमें सिर्फ भ्रष्टाचार और सिर्फ फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं होता है। आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, महिला, उसके साथ में मुस्लिम फिरके के जो दूसरे समुदाय हैं उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब इतनी विसंगतियां भरा हुआ ये वक्फ बोर्ड है, आज अगर उसमें संशोधन करके अगर संसद ने एक पारदर्शी कानून बनाने की बात की है, जिम्मेदारी तय करने की बात है, इसे कोई कैसे गैर संवैधानिक तय कर साबित कर सकता है? ये बात तो कोर्ट ने आज एक तरीके से पूछ भी दिया है। जी 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 ये समझना चाहेंगे आपसे विकास, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि जिस तरह से ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि सीजेआई ने पूछा कि क्या
अगर कोई भी एएसआई से के द्वारा अगर जिस संपत्ति को टेक ओवर किया जाता है उसके रखरखाव के लिए, और अगर उससे उसको वक्फ के अधिकार से उसको हटा दिया जाता है, तो क्या धर्म के पालन करने में सचमुच कोई बाध्यता आती है? क्या इस तरह के जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये इसका कुछ सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं कि दोनों पक्षों की तरफ से असल में दलीलें क्या दी जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल ये सवाल सीबीआई की तरफ से पूछा गया था कि क्या अगर खासतौर से जब एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट की बात कही गई, जैसे इस कानून का प्रावधान ये कहता है कि अगर किसी जगह को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया जाता है तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो इसको लेकर के भी कपिल सिब्बल की आपत्तियां थी। इस पर कोर्ट ने पूछा कि अगर मान लीजिए किसी वक्फ की प्रॉपर्टी वो नहीं भी रहता है तो क्या उसका रिलीजियस यूज बंद हो जाएगा? यानी कि जैसे मान लीजिए संभल की मस्जिद को कभी उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया जाए तो क्या यहाँ नमाज पढ़ने की जो भी प्रैक्टिस है वो बंद हो जाएगी? ये सवाल कोर्ट की तरफ से था, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि हमने देखा है कि कुछ मंदिरों में भले ही वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां पर धार्मिक अनुष्ठान करने की इजाजत है। हालांकि कुछ उसके लिए कुछ नियम शर्तें कर दी जाती, क्योंकि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसीलिए आप हर कोई एक्टिविटी वहां नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक पूजा अर्चना की बात है उसकी अनुमति तो आमतौर पर होती है ऐसे मॉन्यूमेंट्स पर भी। तो ये यहाँ पर कोर्ट की तरफ से एक सवाल पूछा गया था। दूसरी बात, केंद्र का ये कहना है कि भले 3 विषयों की बात उन्होंने शुरू में कही थी, लेकिन केंद्र की तरफ से कहा गया कि हम हर मुद्दे का जवाब देंगे जो भी याचिकाकर्ता उठा रहे हैं जी। अगर आप जो जवाब था केंद्र का एफिडेविट की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि वक्फ बोर्ड जो हैं राज्यों के, उनके कामकाज में बहुत लापरवाही है। डेटाबेस उनके पास ठीक तरीके से नहीं है, कितनी प्रॉपर्टी उनके पास है, कितना रेवेन्यू आता है, प्रॉपर्टीज का सही रखरखाव नहीं है। तो ये सारी जो अनियमितताएं हैं उनको दूर करने के लिए भी इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। और एक सबसे बड़ा पहलू यहाँ पर निखिल ये है कि केंद्र का सबसे बड़ी दलील यह है कि वक्फ करना एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। आप अल्लाह के नाम पे कोई अपनी प्रॉपर्टी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है वो जरूरी नहीं कि वो उसको हम धार्मिक क्रियाकलाप की माने। प्रॉपर्टी को डोनेशन करना बिल्कुल आपका एक रिलीजियस राइट है, लेकिन जब वो एक किसी बोर्ड के पास आ जाती है तो उसका मेंटेनेंस, उससे होने वाली आय, ये सारे मसले ऐसे हैं जिनको केवल रिलीजियस प्रैक्टिस के दायरे में नहीं रखा जा सकता। इसीलिए चाहे उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स के इंक्लूजन की बात हो या फिर वक्फ के कुछ अधिकारों को सीमित करने की बात हो वक्फ बोर्ड के, ये कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता कि इससे धार्मिक अधिकार जो है उसकी अवहेलना होती है, क्योंकि मैनेजमेंट करना प्रॉपर्टी वो एक धार्मिक एक्टिविटी नहीं है, वो एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। तो इस पर फिलहाल सुनवाई जारी है और उम्मीद करते हैं कि शाम तक कुछ और चीज़ें इस पर निकलकर सामने आएगी। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। विकास, बहुत शुक्रिया हमसे जो हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। और विनोद मिश्रा जी, आपका भी शुक्रिया। हम अगली खबरों पर आपके साथ फिर जुड़ेंगे। और आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम ऑपरेशन सिंदूर की शानदार कामयाबी के बाद किस तरह से पूरी दुनिया में भारत का जो ऑल पार्टी डेलीगेशन है वो जाने की तैयारी में है, तो इससे क्या कुछ लोगों को दिक्कत है या इसके पीछे की कुछ सियासत है, इस पर चर्चा